अनकही मोहब्बत पार्ट 11। आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए। जैसे कि आज की ये पार्टी ख़ास मेरी प्यारी पत्नी के लिए है, तो मैं पहले आप सभी को उससे मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरी धर्मपत्नी राधिका अधीर प्रताप सिंह। और इस जैसलमेर की हुक्मरानी सा अधीर ही बोलने के बाद राधिका की तरफ देखता है, जो कि अधीर को ही देख रही थी। वही अधीर सबसे थोड़ी बातें और करता है और सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। अधीर की बातों के बाद सभी तालियां बजाते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्टेज से नीचे आ जाते हैं। राधिका अधीर से बोली, आपने पलक को कहीं देखा है क्या? वो मुझे सुबह से नहीं दिखी है और अभी भी कहीं नहीं मिल रही। अधीर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को शांत करता है और हंसते बोला, नहीं जान, मैंने उसे नहीं देखा। राधिका अधीर की बात मान लेती है। फिर वो यहाँ-वहाँ देख रही थी, तभी उसकी नज़र किसी पर जाती है। राधिका खुद से बोली, अच्छा बेटा जी, मुझे अकेले छोड़कर कोने में छिपी बैठी हो। राधिका अधीर से बोली, आप चलिए, मैं अभी थोड़ी देर से आती हूँ। अधीर राधिका से बोला, तुम कहाँ पर जा रही हो? राधिका बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे ही, आप तब तक जाकर अपने गेस्ट से मिल लीजिए। और राधिका अधीर का हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखते हुए अधीर खुद से बोला, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई, ये तो मुझे बिल्कुल किसी सामान के जैसे छोड़कर चली गई। अधीर राधिका को जाते हुए देख रहा था, तभी पीछे से कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अधीर पीछे देखता है तो उसके फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होते हुए उस इंसान को गले लगा लेता है। ये है जय सिन्हा। सिन्हा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस जय के खुश मिजाज लड़का है, जो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीता है। जय को देखकर अधीर बहुत खुश था। अधीर जैसे बोला, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? जय गुस्सा करते बोला, तुम्हें इससे क्या, मैं कैसा हूँ? तुमने तो अकेले अकेले कर ली शादी और मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि डैड ने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हमारा बकरा हलाल हो चुका है, और भी इतनी सुंदर कसाई के यहाँ तो। अधीर ये सुनकर जैसे बोला, वैसा कुछ भी नहीं है भाई, वो बस मेरी शादी थोड़ी जल्दी में हो गई थी, उसके बारे में कभी और विस्तार से बताऊंगा। जय बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब कम से कम भाभी से तो मिला दे। अधीर बोला, क्यों नहीं? तभी जय अधीर से थोड़ा क्लोज आते हुए धीरे से बोला, वैसे भाई एक बात बता, क्या भाभी की कोई सुंदर सी फ्रेंड है जिस पर चांस मार सकूं? अधीर भी अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए बोला, हाँ एक लड़की तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास तेरी कोई दाल गलेगी। ये सुनकर जय हंसने लगा और वो हंसते बोला, मुझे लगता है कि ना कि उम्र के साथ तेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। मेरे साथ तुम भूल गए क्या? कॉलेज टाइम में लड़कियों के बीच कितना ज़्यादा फेमस था, सब मुझे लव गुरु के नाम से जानते थे। बस लड़की को पटाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तुम बस मुझे उससे मिलवा दो। अधीर ये सुनकर अपने मन में बोला, पता है तू कैसा लव गुरु था? तेरे आइडिया तो ऐसे थे कि कपल के भी ब्रेकअप हो जाते, और लड़की तेरे पीछे इसलिए होती थी ताकि तुझे मार कर अपना हिसाब पूरा कर सके। अधीर को खोया हुआ देखकर जय बोला, क्या हुआ ब्रो, कहाँ पर खो गए? अधीर बोला, कहीं नहीं, लेकिन फिर अधीर कुछ सोचते बोला, ठीक है, वो आएगी तो मैं उसे तुमसे मिला दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मुझसे कुछ भी मत बोला। जय ये सुनकर हंसने लगता है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, देखना भाई, यदि इस लड़की को तेरे भाई ने सिर्फ 3 दिन में ना पटा लिया तो मेरा नाम भी जय सिन्हा नहीं। अधीर अपने मन में बोला, इसे ही बोलते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। वही राधिका नंदिनी के पास पहुंच गई थी। वो उससे बोली, क्या बात है नंदिनी जी, आज कुछ ज़्यादा ही बिजी है आप तो। राधिका की आवाज़ सुनकर नंदिनी, जो अभी हंस के साथ आइसक्रीम खा रही थी, एकदम से डर जाती है और राधिका की तरफ देखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, भाभी आपने तो मुझे डरा दिया। राधिका बोली, अच्छा वैसे तुम ऐसा कर क्या रही थी कि डर गई? नंदिनी कुछ नहीं बोलती, बस वो अंश की तरफ देखती है, जिसे जब राधिका देखती है तो बोले, वैसे नंदिनी तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो और मुझे पूछा तक नहीं। नंदिनी जल्दी से बोली, भाभी आप भी खाइए ना आइसक्रीम, और नंदिनी की तरफ अपनी आइसक्रीम बढ़ाने लगती है, जिसे राधिका देखती है तो नंदिनी बोली, ओह सॉरी, मैं आपके लिए दूसरी आइसक्रीम मंगवाती है, और फिर वो अंश को आइसक्रीम लाने के लिए भेज देती है, जिसके जाने के बाद राधिका नंदिनी को छेड़ते बोले, क्या बात है, अपने उनके साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन हो रहा था ना? नंदिनी इस पर शर्माते बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, हम बस आइसक्रीम खा रहे थे। राधिका अपने कंधे को नंदिनी के कंधे पर मारते बोले, अच्छा जी, बस आइसक्रीम खा रहे थे, हाँ लेकिन एक बात तो है, तुम्हारी पसंद है बड़ी अच्छी, अंश हैंडसम तो बहुत है और गुड लुकिंग भी। इस पर नंदिनी बोली, तो इस मामले में भाई कौन सा पीछे है? अरे भाई तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम है, जिनका दिल आप चुरा कर बैठी है। राधिका ये सुनकर शर्मा जाती है। दोनों लड़कियां ऐसे बात कर रही थी, तभी राधिका के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही राधिका की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। राधिका अब उस आवाज़ की तरफ पलटती है जहाँ पर कमला और उसकी बेटी निशी खड़ी थी। निशी की आंखों में इस वक्त राधिका के लिए नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे देखते हुए नंदिनी अपने मन में बोली, आखिर ये छिपकली सी शकल की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और ये भाभी को कैसे जानती है? तभी निशी राधिका के पास आते हुए प्यार से बोली,
ओ मेरी प्यारी राधिका, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? ये क्या तुम तो हमें यहाँ आने के बाद बिल्कुल भूल ही गई। निसी की बात सुनकर राधिका की आंखें छोटी हो गई थी। वो निसी को अपनी आंखें छोटी करके देखते बोली, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर निसी राधिका से बदतमीजी से बात करने वाली थी, लेकिन नंदिनी को देखकर वो शांत थी और प्यार से बोली, हम यहाँ पर कैसे आए? आपका मतलब है क्या? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं? आप तो यहाँ आकर हम लोग को बिल्कुल भूल ही गई। निसी भले ही प्यार से बोल रही थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये एक चालाक लोमड़ी है, जो किसी भी वक्त अपना रंग बदल सकती है। नंदिनी निसी की बातों को सुनकर अपने मन में बोली, आखिर ये छिपकली है कौन और क्या भाभी इसे जानती है? क्योंकि मुझे तो ये शक्ल से बिल्कुल चोर लगती है। नंदिनी अपने मन में निसी के बारे में पता नहीं क्या-क्या बोले जा रही थी, क्योंकि नंदिनी को तो पहले नज़र में ही निसी अच्छी नहीं लगी। तो तभी राधिका बोली, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। तभी कमला वहाँ आते हुए बोली, तो फिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था? राधिका ये सुनकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी नंदिनी दिलेरी से राधिका के आगे आते हुए बोली, ओ आंटी, आखिर आप होती कौन है मेरी भाभी साथ से ऐसे बात करने वाली? हाँ, और ये बोलकर नंदिनी अपने दोनों हाथ अपनी कमर में रख लेती है। जिसके ऐसा करने से एक पल के लिए तो कमला और निसी दोनों ही डर जाती है, लेकिन फिर कमला जो नंदिनी को नहीं जानती थी, वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या कहा आंटी? फिर अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, क्या मैं तुम्हें कोई आंटी नजर आती हूँ? नंदिनी इस पर लापरवाही से बोली, अब आंटी को आंटी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? बेबी बोलूँ? तुम्हारी शक्ल देखकर ही तो पता चल रहा है कि 50 साल की होगी ही, और 50 साल के लोग आंटी ही कहलाती है। नंदिनी की बात सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी बेइज्जती करने की? तुम्हें पता है भी मैं कौन हूँ? नंदिनी उसे ऊपर से नीचे तक देखते बोली, देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्री का खाना खाने के लिए अंदर घुस गई हो। अब तो कमला का गुस्सा उसके सर के ऊपर से जा चुका था। वो नंदिनी पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी राधिका नंदिनी को शांत करवाते हुए बोली, नंदिनी शांत हो जाओ, ये मेरी माँ है। नंदिनी जैसे ये सुनती है तो कमला को ऊपर से नीचे तक देखते बोली, अच्छा तभी तो मैं बोलूँ, ये औरत मुझे बिल्कुल डायन की जैसी क्यों लग रही है? नंदिनी इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि उसे राधिका के परिवार के बारे में सब कुछ पता है, जो उसे पलक ने बताया है कि वो लोग कैसे राधिका को परेशान करते हैं। कमला अब इतराते हुए नंदिनी से बोली, सुना तुमने मैं कौन हूँ? तो अब मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर नंदिनी एक अजीब हंसी हंसते बोली, क्या कहा? माफ़ी मांगो? और अभी मैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? निसी ये सुनकर गुस्से से बोली, तुमने सुना नहीं कि अभी राधिका ने क्या बोला? कि उसकी माँ है और तुमने उनके साथ बदतमीजी की है, इसीलिए उनसे माफ़ी मांगो। नंदिनी को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो राधिका की तरफ देखती है, जिसने अब उसका हाथ पकड़ रखा था। राधिका नंदिनी से उन लोगों के मुंह लगने से मना करती है, क्योंकि राधिका ये बात अच्छे से जानती है कि वो दोनों माँ बेटी कितनी घटिया इंसान है। नंदिनी भी राधिका को देखकर कुछ भी नहीं बोलती। तभी राधिका आगे आकर कमला से बोली, माँ आप इसे माफ़ कर दीजिए, ये अभी बच्ची है। कमला ये सुनकर गुस्से से बोली, अच्छा यदि वो बच्ची है तो क्या तुम उसे समझा नहीं सकती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? नंदिनी कमला की ये बात सुनकर अपने मन में बोली, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी इन दोनों को इस पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दूँ। सच में यदि भाभी मुझे नहीं रोकती ना, तो अब तक मैं इन दोनों की ऐसी हालत करती कि कभी भी मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचती। नंदिनी यही सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर अंश आ जाता है, जो आते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोगों की फरमाइश पूरी हो चुकी है और ये रही आप दोनों की आइसक्रीम। ये अंश बोलकर नंदिनी की तरफ आइसक्रीम बढ़ाता है। वहीं निसी जैसे ही अंश को देखती है तो उसकी फिर से लार टपकने लगती है। वह नंदिनी से पहले ही अंश के हाथ से आइसक्रीम ले लेती है और शर्माते बोली, थैंक यू जी आइसक्रीम के लिए, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। और ये बोलकर उसे खाने लगती है। बेचारे अंश को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो बस भौचक्का सा अपनी कभी हाथ को देखता है तो कभी निसी को, तो कभी नंदिनी को देख रहा था, जहाँ अभी नंदिनी की आंखों में खून उतर चुका था। उसे निसी की इस हरकत पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उसकी आइसक्रीम ली कैसे। तभी वहां पर करण आ जाता है, जो नंदिनी को देखकर समझ जाता है कि वो किसी बात को लेकर गुस्से में है। राधिका करण को देखकर उसे नंदिनी को ले जाने का इशारा करती है। नंदिनी को वहां से लेकर चले जाते हैं। अंश भी अब करण और नंदिनी के पीछे चला गया था। तब भी राधिका निसी से गुस्से में बोली, ये सब कुछ क्या है निसी? तुम ऐसे कैसे किसी की चीज उससे ले सकती हो? निसी अब राधिका की तरफ देखते बोले, वैसे ही जैसे तुमने मुझसे मेरा पति छीना है। राधिका ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो निसी को अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखते बोली, आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो और मैंने कब तुम्हारा पति चुराया? निसी हंसते बोली, क्या कहा तुमने? मेरा पति नहीं चुराया तो फिर सब कुछ क्या है और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम इस बात को भूल गई हो कि ये रिश्ता मेरे लिए आया था ना कि तुम्हारे लिए? राधिका भी अब थोड़ी गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से से बोली, लगता है तुम ये बात भूल गई हो कि मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए तुमने ही फोर्स किया था और अब तुम ये सब बोल रही हो। निसी ये सुनकर मासूम सी शक्ल बना लेती है और वो बोली, राधिका तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
वो तुम ही तो थी जो मुझे बेहोश करके खुद जाकर मंडप में बैठ गई थी। राधिका जैसे ये सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह हैरानी से निसी को देखती है। राधिका निसी से बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो निसी? निसी बोली, मुझे सिर्फ अपना पति वापस चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। राधिका को अब गुस्सा आ जाता है और वो बोली, आखिर तुम लोगों ने ये क्या लगा रखा है? पहले खुद बोला कि शादी कर लो और अब कह रही हो मेरा पति वापस करो। तुम्हारा कौन सा पति? वो मेरा पति है, समझी तुम? ये सुनकर कमला बीच में आकर राधिका का हाथ गुस्से से पकड़ लेती है और उसे मोड़ते हुए बोली, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगी यहाँ आकर? लगता है तुम ये भूल गई कि तुम्हारी माँ अब भी मेरे पास ही है, जिसे मैं जब चाहे मौत की घाट उतार सकती हूँ। अपनी माँ का सुनकर राधिका थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी माँ ही है, जिनकी वजह से राधिका इन लोगों को अब तक झेल रही है। तभी निसी बोली, वैसे माँ मुझे लगता है कि हमें ना उसके हॉस्पिटल बिल देना बंद कर देना चाहिए, इससे तो वो औरत अपने आप ही मर जाएगी। राधिका ये सुनकर डर डर जाती है। वो तुरंत बोली, नहीं, ऐसा ऐसा मत करना, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो निसी बोली, ठीक है, तो फिर लेकिन तुझे अपना पति मुझे देना पड़ेगा। राधिका को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने मन में बोली, चुड़ैल कहीं की, इसकी माँ मेरी माँ की ज़िंदगी खा गई और डायन मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुम लोगों से ऐसा बदला लूँगी कि तुम्हारी 7 पुश्त तक इसको याद रखेगी। राधिका को खुद को घूरते देखकर कमला बोली, अब कहाँ खो गई तू? यहीं पर ही खड़ी रहेगी क्या? हमें अपने परिवार से नहीं मिलवाएगी? अभी ये तीनों एक साइड में खड़े हुए थे, इसलिए इनकी बात वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। वही राधिका को तो इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो अपनी माँ के लिए उस कड़वा घूंट को समझकर पी जाती है। वही अधीर इस बात से बिल्कुल अनजान अपने बिजनेस क्लाइंट से बात कर रहा था। तभी उसका ध्यान राधिका पर जाता है, जो एकदम शांत खड़ी थी, जिसके साथ निसी और उसकी माँ भी थी। अधीर उन्हें देखते अपने मन में बोला, ये लोग कौन है और मेरी जान उनके साथ क्या कर रही है? अधीर को पता नहीं क्यों पर उन दोनों से अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वो अपने क्लाइंट को एक्सक्यूज करके राधिका की तरफ बढ़ जाता है। वही ये दोनों माँ बेटी, अभी राधिका को पता नहीं था कि क्या बोले जा रही थी। अधीर उनके पास पहुंचने वाला था कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल उठाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन कोई था जो दूर खड़ा होकर इन तीनों को देख रहा था और इस वक्त गुस्से में था। ये नंदिनी ही थी। नंदिनी खुद से बोली, मैं उस डायन को छोड़ूंगी नहीं, आखिर उसकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? वही करण और अंशु से शांत करवाते हैं, लेकिन नंदिनी तो नंदिनी ठहरी। वो अपने मन में बोली, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। ये बोलते वक्त अचानक ही नंदिनी के फेस में एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है, जिसे जब अंश और करण देखते हैं तो वो दोनों पहले एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बोले, अब तो उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें पता है कि आपको ये पार्टी थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, तो क्यों ना हम इस पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है जहां स्टेज में एक हैंडसम लड़का और एक ब्यूटीफुल लड़की थी। लड़की को देखकर तो लड़के देखते ही रह जाते हैं। लाइट ब्लू कलर के लहंगे में लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने बालों को क्ले कर रखा था, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। लड़की की सुंदरता देखकर सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सुंदर लड़की है कौन, क्योंकि आज से पहले इसे यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा था। वही निसी उस लड़की को देखती है तो वो चिढ़ते हुए बोली, ये यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ कैसे आई? निसी लड़की को देखकर बहुत ही चिढ़ जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्यारी पलक है और उसके साथ हमारा हैंडसम और क्यूट बॉय देव। दोनों इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। हाँ, अब ये बात अलग है कि दोनों दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों को साथ में रहना पड़ेगा ना। पलक अब माइक को अपने हाथ में लेती है, बोली, तो हम इस बोरिंग पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गेम खेलते हैं, डांस विद पेपर, जिसपे कपल को एक पेपर पे डांस करना पड़ेगा और जो कपल पेपर से बाहर निकला वो आउट, और हर स्टेप पर पेपर छोटा होता जाएगा। तभी देव बोला, और हमारा जो भी कपल इस गेम को जीतेगा वो होगा आज का बेस्ट कपल। तो फिर देर किस बात की, आप सभी अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर पहुंची। अधीर अब राधिका की तरफ जाता है, जहाँ जब निशी अधीर को देखती है तो वो मन ही मन खुश होने लगती है और सोचती है कि अधीर उसके पास आएगा, उसे प्यार से बोलेगा, बेबी क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? निशी भी खुश होते हुए अधीर को हाँ करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देगी। निशी का ये सपना सच भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ नहीं बल्कि राधिका के साथ, क्योंकि अधीर राधिका को अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। निसी बस शक्ल देखती रह जाती है और उसका तो मुंह बन गया था। वही नंदिनी जो दूर से सब कुछ देख रही थी, वो खुद से बोली, अच्छा बच्चों, तो ये चुड़ैल मेरे भाई पर डोरे डालने की सोच रही है। इसे तो मैं बस ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि मेरे भाई तो दूर राजस्थान के लड़कों की तरफ तक नहीं देखेगी दोबारा। ये बोलते वक्त नंदिनी के फेस में एक अलग ही मुस्कान था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि नंदिनी के खुराफाती दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। तभी अंश उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो प्रिंसेस?
हमें भी चलकर इस कंपटीशन में भाग लेना है। और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उससे ले जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे सभी कपल स्टेज में पहुंचते जा रहे थे, जहाँ सभी को देखकर बाकी लोग खुश हो रहे थे। ओम को भी इस गेम में भाग लेना है, लेकिन उसके पास उसकी कोई पार्टनर नहीं थी, इसीलिए वो सोच में था। पर तभी उसकी नज़र स्टेज पर खड़ी पलक पर जाती है, जिसे देखते ही ओम के फेस में बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो खुद से बोला, मैं भी अब गेम में भाग ले सकता हूँ। ये बोलकर वो खुशी खुशी पलक की तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए जब देव देखता है तो अपने मन में बोला, आखिर ये ओम यहाँ क्यों आ रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र ओम की स्माइल पर जाती है तो देव सब समझ जाता है, लेकिन सिर्फ ओम नहीं बल्कि दूसरी तरफ से कोई और भी आ रहा था, जो कि कोई और नहीं करण था। दोनों ही लड़के पलक को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे। पलक, जिसका ध्यान अब भी उन दोनों पर नहीं था, वो तो बाकी लोगों को देखने में बिजी थी। तभी वहां पर ओम और किरण दोनों एक साथ उनके पास पहुंचते हैं। वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर पलक को, फिर दोनों ही आंखों में बात करते हुए एक दूसरे से बोले कि ये मेरी पार्टनर बनेगी। देव भी ये चीज देखता है। वो दोनों एक साथ बोले, पलक क्या तुम हमारी पार्टनर बनोगी। पलक ये सुनती है तो दोनों को हैरानी से देखती है। पलक कंफ्यूज थी कि वो किसको अपना पार्टनर बनाएगी। तभी करण और ओम दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो दोनों ही उसे अपनी पार्टनर बनाने के लिए बोल रहे थे। बेचारी पलक को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वही देव को पता नहीं क्यों ओम और करण का पलक को ऐसे हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता। पलक अब परेशान होकर देव की तरफ देखती है कि वो उसे उन दोनों से बचा ले, क्योंकि यदि वो एक के साथ जाती है तो दूसरे को बुरा लगता है। देव ये देखते हुए इशारों में ही पलक से बोला, मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें जो करना है करो। और उसे तो पलक को ऐसे देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर तभी पलक के फेस में एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। देव जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो समझ जाता है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है। देव अपने मन में बोला, आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो कि ऐसे स्माइल कर रही है। देव कुछ भी सोचता है उससे पहले ही पलक ओम और करण से अपना हाथ छुड़ाकर देव का हाथ पकड़ लेती है और स्माइल करते बोली, सॉरी गाइस, पर मैं देव की पार्टनर पहले से ही हूँ। ओम करण जब ये सुनते हैं तो दोनों का मुंह उतर जाता है, लेकिन वही देव, वो तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए पलक को ही देख रहा था। जिस पर पलक धीरे से उससे बोली, ऐसे देखना बंद करो, यदि किसी ने देख लिया तो तुम्हें ठरकी सोचेगा। देव ये सुनकर चिढ़ जाता है और पलक से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही पलक उसे अपने साथ खींचकर स्टेज पर ले जाती है। वही दूर खड़ी निशी ये सब देख रही थी। करण और ओम को देखकर वो खुद से बोली, यदि वो मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, ये लोग तो हैं। निशी अब अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल लिए उन दोनों के पास जाती है और प्यार से शर्माते बोले, यदि आप चाहे तो मैं आपकी पार्टनर बन सकती हूँ। ओम और करण जब सुनते हैं तो दोनों पहले निशी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जिनके ऐसे देखने पर तो निशी खुश हो जाती है कि आज वो इन दोनों को पटा लेगी। लेकिन सॉरी, अपने पार्टनर बनाने के लिए हमें ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, लेकिन हमें कोई आंटी नहीं। और ये बोलकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। निशी तो अपनी इतनी बेकार वाली बेइज्जती सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी उन दोनों का सर फोड़ दे, लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। सभी जोड़े अब स्टेज पर पहुंच चुके थे, जहाँ सेंटर पर हमारा प्यारा कपल अधीर और राधिका थे, और बाकी के कपल उनके चारों तरफ। ओम और किरण को भी लड़कियां मिल जाती है। आखिर उनके पीछे भी तो लड़कियां पागल है। तभी म्यूजिक प्ले होता है। सभी अपने पार्टनर के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन देव उसे अभी थोड़ा अजीब लग रहा था। पलक जब ये देखती है तो देव का हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर पर रख देती है। पलक देव से बोली, तुम मुझे हराना चाहते हो क्या? अच्छे से डांस करो ना, देखना यदि मैं हारी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देव का हाथ जैसे ही पलक की कमर पर जाता है, वैसे ही उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेती है। उसे तो पलक की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी वहां पर म्यूजिक बंद हो जाता है और एक कपल गेम से बाहर हो जाता है। म्यूजिक के बंद होने पर देव अपने होश में आता है। वही हमारे अधीर जी, वो तो कोई मौका ही नहीं छोड़ता अपनी प्यारी बीवी के करीब आने का। ऐसे ही गेम आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में सिर्फ दो कपल बचते हैं, अधीर, राधिका और देव। पलक पेपर भी अब छोटा हो गया था, उसमें दो लोगों के पैर रखने की जगह थी ही नहीं। राधिका जब देखती है तो वह अधीर की तरफ मायूसी से देखती है, जैसे ही आंखों में बोल रही हो कि अब हम क्या करें। तभी अधीर उसे अपनी आंखों से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये बोलकर अधीर सीधे अपनी प्यारी बीवी को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन निशी तो ये देखकर जली भुनी जा रही थी, क्योंकि उसे तो वहां पर किसी ने भी अपना पार्टनर नहीं चुना था। पलक जब ये देखती है तो वो देव से बोली, तुम भी मुझे गोद में उठाओ। देव चौंकते बोला,
क्या? तो इस पर पलक बोली, क्या नहीं, तुम भी मुझे गोद में उठाओ, हमें ये गेम जीतना है। देव पलक से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन पलक देव की एक भी बात नहीं सुनती। अब पलक को कौन बताए कि बेचारे देव की हालत तो पहले से ही खराब है, उसके इतना करीब आने से। यदि अब वो पलक को अपनी गोद में उठा लेगा तो वो खुद को संभालेगा कैसे? लेकिन पलक तो सीधा उसके गले में हाथ डाल लेती है। घर वाले भी सब कुछ देख रहे थे, दादाजी तो ये सब देखकर स्माइल करते हैं और वो खुद से बोलने लगता है, एक और बरात सजने वाली है। अब वहीं देव पलक को गोद में उठा लेता है। तभी म्यूजिक बजता है। राधिका को ऐसे अधीर की गोद में बहुत शर्म लग रही थी। राधिका अधीर से बोली, प्लीज आप मुझे नीचे उतार दीजिए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अधीर धीरे से राधिका के कान में बोला, सोचने तो जिसे जो सोचना है, मैंने कौन सा किसी और की बीवी को गोद में उठाया, मैं तो अपनी बीवी के साथ हूँ, इसे उन्हें क्या दिक्कत। राधिका अब कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना मुंह अधीर के सीने में छिपाए हुए थी। वहीं पलक देव से बोल रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए ये गेम हम ही जीतेंगे। देव जिसकी हालत पहले ही खराब हो रही थी पलक के इतने करीब आने से, अब पलक जो उसके कान में ये बातें बोल रही थी, देव के कान में ऐसे कह रही थी जैसे कोई मधुर संगीत। पलक की गर्म सांसें देव को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। देव गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो पलक से बोला, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? पलक का ये सुनकर मुंह बन जाता है और वो उसे घूरते हुए बोली, तुम कड़वे करेले कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते अपने मुंह से? जब देव सुनता है तो घूर कर पलक को देखता है। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को घूर रहे थे। नंदिनी जो कि अंश, करण और ओम के साथ खड़ी थी, इन्हें देखते बोली, तुम लोगों को लगता नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ है? ओम बोला, अब कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी तो जब मैं आइसक्रीम लेने गया तो मुझे आइसक्रीम नहीं मिली, मुझे लगता है भाई ने मना किया है मुझे आइसक्रीम देने से। नंदिनी ओम की बात सुनकर घूर के उसे देखती है और उससे बोली, तुम भुक्खड़ इंसान, तुम्हें आइसक्रीम दिख रहे हैं यहाँ? ओम बोला, और नहीं तो क्या, आप किसकी बात कर रही है? नंदिनी ये सुनकर अपना सर पीट लेती है और फिर खुद से बोली, हे ऊपर वाले, आखिर ये आदमी कहाँ से मेरा भाई बन गया जिसके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है। ओम का ये सुनकर मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते बोला, मैंने क्या किया, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? नंदिनी अब उसका चेहरा पकड़कर देव और पलक की तरफ करते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ओम अपने सामने देखता है और वो देव और पलक को देखकर बोला, हाँ सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नंदिनी खुश होते हुए, मैंने बोला था ना। ओम बोला, हाँ, आखिर इस देव ने इतनी देर अब तक पलक को अपनी गोद में उठाया कैसे, जबकि ये तो 20 किलो के 2 डंबल उठाने में भी नखरे करता है और अब 60 किलो की लड़की को उठा लिया। नंदिनी जब ये सुनती है तो उसे अपनी भाई की बेवकूफ़ी पर तरस आता है। वो उनकी पीठ थपथपाते हुए बोली, ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, तुम आराम से देखो। वहीं करण नंदिनी से बोला, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम बस डांस देखो, जिससे नंदिनी भी सामने देखने लगती है। वह इधर दोनों ही कपल अपने में खोए हुए थे। तभी पलक देव के सीने में अपना हाथ रख देती है, जिससे देव को एक झटका सा लगता है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो इस गेम से बाहर हो जाता है। पलक जब देखती है तो गुस्से से देव से बोली, कितने वीक हो तुम, एक लड़की को भी थोड़ी देर नहीं संभाल पाए? और फिर उसकी गोद से उतरकर अपना मुंह बनाकर वहां से नंदिनी के पास चली जाती है। वहीं बेचारे देव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेचारे ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो कोई इसमें क्या कर सकता है। वहीं राधिका भी अब अधीर की बाहों से उतरकर नंदिनी के पास भाग जाती है। वहीं कोई और थी जो इस वक्त शैतानी हंसी लिए राधिका को देख रही थी। निसी अपने फेस में एविल स्माइल लिए बोली, तुम बहुत खुश हो रही हो राधिका यहाँ पर, लेकिन और ज़्यादा दिन तक तुम्हारी खुशी नहीं रहेगी, मैं तुम्हारी सारी खुशियों को बर्बाद कर दूंगी। तभी निसी के पास उसकी माँ कमला आती है। कमला बोली, बस बेटा, कुछ भी करना, तुझे उस अधीर का दिल जीतना है, ताकि इस राधिका की जगह पर तुम हुक्मरानी सा बन सको। निसी अब एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, माँ आप चिंता मत करो, बस कुछ दिन उस अधीर को तो मैं अपनी मुट्ठी में ऐसा करूंगी कि वो कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचेगा तक नहीं, और वो खुद अपने हाथों से राधिका को घर से निकाल कर बाहर फेंकेगा। कमला के फेस में भी एक कुटिल मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि कोई है जो दोनों की बातें सुन रहा है, और इस वक्त तो दोनों उसकी आंखों में छप चुकी है। देव अब पार्टी से थोड़ी दूर जाता है। देव किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, जी बॉस बोलिए। देव बोला, मैंने तुम्हें कुछ फ़ोटो सेंड किया है, वो लोग मुझे दोबारा नज़र नहीं आने चाहिए, और हाँ याद रहे कि उनके पैर कभी इस राजस्थान पर दोबारा ना पड़े। आदमी बोला, बॉस काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कॉल कटने के बाद देव का फेस बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें कोई भी भाव नहीं थे। ये अभी वो देव बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो कि मजाक मस्ती करता है। देव बात करने के बाद पीछे पलटता है। जैसे वो पीछे देखता है तो देखकर एकदम से चौंक जाता है। उसके पीछे पलक अपने हाथ बांधे उसे घूरती हुई खड़ी है। देव अपने सीने पर हाथ रखकर पलक से बोला, क्या ये तुम जब चाहे जहाँ चाहे चुड़ैलों को जैसे टपकती हो? तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारे ऐसे आने से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है? पलक देव की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। वो सीधे बोली, तुम किसी से बात कर रहे थे और किसे उठवाने को बोल रहे थे, और कौन नहीं आ सकता दोबारा राजस्थान? पलक ने अपने सारे सवाल एक बार में ही पूछ लिए थे। वही देव पलक की बात सुनकर थोड़ा डर गया था कि पलक ने उसकी बातें सुन ली है।
अब वो उसे क्या जवाब देगा। तभी पलक बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। उसके इतना बोलने की देव अपने आप बोल पड़ा। वो नरेश, निसी और उसकी माँ के लिए बोल रहा था। वो दोनों डायन भाभी को घर से निकलवा कर खुद घर में घुसने के चक्कर में है। पलक जैसे ही ये सुनती है उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो गुस्से से बोली, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं उन सब की अभी जान ले लूंगी। पहले तो मेरी जान की जिंदगी नरक बनाए हुए रखी थी, अब उसे थोड़ी खुशियां मिली है तो फिर से अपना फैन फैला कर आ गई। पलक को बहुत गुस्सा आ रहा था। देव अब उसे शांत करवाता है और उसे अच्छे से समझाता है कि उसने सब कुछ तैयार कर दिया है। पलक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब दोबारा वो भाभी को या उनसे जुड़े किसी इंसान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पलक भी उसकी बात समझ जाती है। वो देव से बोली, याद रहे कि वो लोग दोबारा मेरी दोस्त की ज़िंदगी में ना आए। यदि ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। पलक देव पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा देव अपना मुंह खोले बस उसे ही देखता रह जाता है। देव अब खुद से बोला, मैंने क्या किया और ये मुझे धमकी देकर क्यों गई? ये तो मुझ पर बिल्कुल ऐसे रौब दिखा रही है जैसे मेरी बीवी हो। देव भी अब वहां से वापस पार्टी में जाता है, जहाँ निसी और उसकी माँ राधिका के पास आने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन चार चौकड़ी के कारण ये हो नहीं पाता। पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। जहाँ अब सभी घर के लिए निकल रहे थे, मेहमान भी जा चुके थे। राधिका सबको देखते बोली, माँ कहीं दिख नहीं रही है। इस पर पलक बोली, राधिका तुम उनकी चिंता मत करो, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था। राधिका ये सुनकर सवालिया नजर से पलक को देखती है तो पलक बोली, मैं सच बोल रही हूँ जान, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम देव से पूछ लो, है ना देव? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। देव बोला, हाँ भाभी, वो लोग मुझे बता कर गए हैं। वही राधिका अपने मन में बोली, लेकिन वो लोग ऐसे कैसे चले गए? क्योंकि जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो इतनी आसानी से तो जाने वाले नहीं थे। राधिका इसके बारे में बहुत सोच रही थी। तब भी पलक उससे बोली, क्या जान, तुम भी ना किन लोगों के बारे में सोच रही हो? तुम मेरे साथ चलो, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर राधिका बोली, कैसा सरप्राइज? अधीर ये सुनता है तो घूर कर देव को देखता है। वही एक गाड़ी सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उस गाड़ी के आगे पीछे 2-3 गाड़ियाँ थी। बीच की गाड़ी में 3 लोग बैठे थे जो काफ़ी डरे थे और उस आदमी के फ़ोन पे लगातार फ़ोन आ रहा था और जैसे-जैसे वो बात करता उसकी शक्ल उतरती जाती। तभी गाड़ी रुकती है और उन तीनों को बाहर निकालते हैं। वे तीनों कोई और नहीं बल्कि निसी और कमला और उसके पति नरेश थे, जिन्हें देव के कहने पर पार्टी से उठा लिया गया था। वो लोगों ने डरते हुए कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें अपनी बर्बादी का पता चल ही गया होगा, तो आइंदा से ध्यान रखना कि कभी भी तुम जैसलमेर की धरती पर अपना कदम मत रखना, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। इस बार तो सिर्फ बर्बाद हुए हो, लेकिन अगली बार से कुछ भी ऐसा वैसा किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो तीनों बहुत ही डरे हुए थे और अपने हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे छोड़ दो, हम आपसे अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। वही देव ये देखकर इशारों में ही बोला, मैंने क्या किया, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। अधीर उसे पलक को शांत करने का इशारा करता है, जिसे देव तुरंत पलक के पास जाता है और उसे बोला, पलक तुम्हें दादा बुला रहे हैं। तभी नंदिनी बोली, लेकिन दादू तो घर चले गए। देव भी बोला, तो हमें घर ही जाना है। नंदिनी ये सुनकर घूर कर देव को देखती है, जिस पर देव उसे आंखों ही आंखों बोला, प्लीज मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा। लेकिन अब कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो बोली, बेटा तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। अब वो सभी लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठने के बाद देव को चैन आती है। देव खुद से बोला, अब मुझे थोड़ी शांति मिली। देव कार की सीट से अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी आराम करने की सोचता है। लेकिन जैसे ही देव की आंखें बंद हुई वैसे ही उसकी आंखों के सामने पलक का चेहरा घूमने लगता है। उसका हंसना, उसका गुस्सा करना, उसके साथ डांस करना और उसकी मस्ती, सब कुछ देव के फेस में एकाएक मुस्कान आ जाती है। लेकिन फिर तभी एकदम से देव को होश आता है। वो खुद से बोला, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? आखिर मैं उस बंदरिया के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पूरा दिन तो वो यहाँ वहाँ उछलती रहती है। देव ऐसे ही पलक के बारे में खुद से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन बातों के बीच उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान भी थी, जिससे देव खुद अनजान था। वही कार में पीछे बैठी नंदिनी ये सब कुछ देख रही थी और उसके फेस में भी प्यारी सी स्माइल थी, जो ये साहब बता रही थी कि नंदिनी तक देव के दिल की आवाज़ पहुंच रही है, जिसके बारे में अभी देव खुद नहीं जानता। सभी लोग अब घर पहुंच चुके थे और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। देव अपने कमरे में जाता है और अपना कुर्ता उतार कर मस्त बेड में लेट जाता है। देव आज बहुत थक गया था। आखिर उसने आज इतना बड़ा काम जो किया था। वही अधीर और राधिका राधिका सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रही थी कि तभी एकदम से उसके पैर हवा में झूल गए। राधिका एकदम से इस एक्शन से हैरान रह जाती है। वो अपने प्यारे पति को देखती है। राधिका अधीर से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अधीर ये सुनकर अपने फेस में एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोला, देखते हैं तो देखने दो, वैसे भी थोड़ी देर पहले सभी हमें ऐसे देख चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है।
राधिका ये सुनकर घूर कर अधीर को देखती है कि उससे बोली, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं हो गए हैं? अधीर राधिका की आंखों में देखते हुए बड़े ही शिद्दत से बोला, आखिर मुझे बेशर्म बनाने वाले भी तो तुम ही हो। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही ये दिल अपने आप बेशर्मियत पर उतर आता है। राधिका तो अधीर की ये बात सुनकर शर्मा जाती है और उसके गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अधीर के सीने पर धीरे से हाथ मारते बोली, आप भी ना जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अपनी बीवी को ऐसे शर्माते देखकर अधीर के फेस में स्माइल आ जाती है। अधीर बोला, अच्छा ठीक है बाबा, अब नहीं करूँगा तंग, लेकिन हाँ अब तो मैं बेशर्म हो चुका हूँ, तो शरीफ होने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। राधिका ये सुनने के बाद घूर कर देखती है अधीर को, जिस पर अधीर सामने देखकर चलते बोला, अब अपनी इन कटार भरी नज़रों से मेरा खून करने का मन है क्या? लेकिन अफसोस, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तो पहले ही तुम्हारे प्यार में कत्ल हो चुके हैं मेरी जान। अधीर की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर दादाजी बोले, देखा मैंने बोला था कि ये बच्ची हमारे अधीर को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ताराजी स्माइल करते बोले, हाँ पापा साहब, सच में हमारा अधीर बहुत बदल गया है, उसे ऐसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है। मोहिनी जी भी बोली, हाँ अब बस एक बात की चिंता है कि हमारे ओम, करण और देव के लिए लड़की कहाँ मिलेगी और पता नहीं वो कैसे होंगे। दादाजी इस पर हंसते हुए बोले, अरे चिंता मत करो बेटा, देखना हमारे ओम और करण देव के लिए भी अच्छी लड़कियां कहीं ना कहीं ज़रूर होगी और वो जल्दी ही उनसे मिलेंगी। मोहिनी जी बोली, हाँ पापा साहब, हम भी यही चाहते हैं, बल्कि हम तो इस इंतज़ार में हैं कि वो लड़की कब आए और हम उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएं, ताकि वो भी अपने काम से थोड़ी फुर्सत लेकर अपनी बीवी के साथ समय बिताए। ये लोग थोड़ी देर ऐसे बात करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अधीर अब अपने कमरे के बाहर खड़ा था। अधीर राधिका से बोला, जान मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। राधिका की ये सुनकर आंखें चमक जाती है। वो अपनी चमकती हुई आंखों से अधीर को देखते बोली, क्या सरप्राइज़ है? राधिका के चेहरे से उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अधीर बोला, तुम खुद ही देख लेना, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे वादा करो कि मुझे भी उसके बदले में कुछ न कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। राधिका का ये सुनकर मुंह बन जाता है और वो अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बोली, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या दूंगी? अधीर धीरे से राधिका के एल्बो के पास जाकर उसे हल्का अपना होंठ से टच करते बोला, किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? अरे तुम्हारे पास जो चीज़ है ना, वो तो किसी और के पास है ही नहीं। अधीर की इस हरकत पर राधिका अंदर तक कांप गई थी और उसकी पूरी बॉडी पे करंट सा दौड़ गया था। अधीर को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। अधीर अब कमरे का दरवाज़ा खोलता है। राधिका की आंखें अभी बंद थी। अधीर धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद करता है, क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसे नमूने हैं जो कि अच्छे खासे रोमांटिक मोमेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। अब तो और दो लोग हो गए हैं। नंदिनी तो पहले से थी, अब उसका उसका सबसे बड़ा कांड पार्टनर देव भी आ गया है। अधीर अब राधिका को लेकर बेड के पास जाता है और उसे अपनी गोद उतार कर नीचे खड़ा करता है। राधिका बोली, अब मैं अपनी आंखें खोलूं? तो अधीर बोला, अभी नहीं, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम अपनी आंखें बंद ही रखना। राधिका अपने मन में बोली, आखिर ये ऐसा कौन सा गिफ्ट लाए हैं जो मुझे दिखा नहीं रहे? राधिका अपने मन में ही बोली, कहीं ये मेरे लिए चॉकलेट लेकर तो नहीं आए? चॉकलेट का सोचकर राधिका खुश हो जाती है। तभी अधीर उससे बोला, जान अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो और सामने देखो। राधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो जैसे ही सामने देखती है तो देखकर खुशी से उछल पड़ती है और भागकर उसकी तरफ जाती है। अधीर तो ये सोच रहा था कि राधिका अभी आकर उसके गले लग जाएगी और गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलेगी। इस ख्याल में अपने हाथ फैलाए खड़ा था, लेकिन राधिका तो उसे इग्नोर करते हुए सीधा जाकर अपने गिफ्ट को ही गले लगा लेती है, जिसे जब अधीर देखता है तो उसका तो पोपट ही हो गया था कि वो कहाँ वो सोच रहा था कि उसकी जान उसे गले लगाकर अपने गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलेगी, लेकिन उसकी जान ने तो एक बार भी उसके ऊपर ध्यान तक नहीं दिया। बेचारे अधीर का मुंह लटक कर रह गया था। वही राधिका अपने प्यारे मोंटी के साथ खेल रही थी और उसे किस करते बोली, मेरे जान, मेरे मोंटी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मोंटी के आने से राधिका तो अधीर को बिल्कुल भूल ही गई थी। वही अधीर दूर खड़ा राधिका को घूर कर देख रहा था। अधीर को मोंटी से बहुत ही जेलसी हो रही थी। कहाँ अधीर ये सोचकर मोंटी को लाया था कि उसकी लिटिल वाइफ खुश होकर उसे किस कर लेगी, पर यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। उसकी लिटिल वाइफ तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अधीर उससे गुस्सा होकर चेंज करने चला जाता है। उसके जाते ही राधिका को अधीर की याद आती है तो अधीर की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। राधिका खुद से बोली, अब ये कहाँ पर चले गए? अब राधिका को कौन बताए कि उसका प्यारा पतिदेव उससे नाराज है। चेंजिंग रूम में अधीर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये तो बड़ी अजीब है, एक बार मुझसे थैंक यू तक नहीं बोला। उसका तो वो टेडी बियर क्या आ गया, अपने पति को तो बिल्कुल भूल ही गई। अधीर अब मिरर में खुद को देखते हुए खुद पर गुस्सा करके बोला, अधीर ये सब तेरी गलती है, तुझे ही शौक चढ़ा था ना उसे सरप्राइज देने का, अब दे ले बहुत सरप्राइज, भूल गई ना वो तुझे? वो बोलते हुए अधीर बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे मुंह बना रहा था।
थोड़ी देर में वो चेंज करके रूम में वापस आता है तो सामने देखकर हैरान रह जाता है। राधिका तो मस्त मोंटी को गले लगाकर सो रही थी। अधीर को ये देखकर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अधीर खुद से बोला, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस मोंटी का मर्डर करके फेंक दूँ। अधीर की जेलसी आज बिल्कुल टॉप पर थी, लेकिन फिर भी वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर जाके बेड की दूसरी तरफ लेट जाता है। वो तो पूरे टाइम बस खुद को कोस रहा था जब उसे मोंटी को यहाँ लाने का प्लान दिमाग में आया था। अरे अब तक तो अधीर ने अपने मन में मोंटी को मारकर कई बार जिंदा तक कर दिया था। ऐसे ही मुंह फुलाए फुलाए अधीर की नींद कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन कहीं और पर किसी की आंखों में नींद तो बहरी थी, लेकिन अफसोस वो सो नहीं पा रहा था। देव जिसे बहुत नींद आ रही थी, वो तो नींद की झपकियां तक ले रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज़ पड़ी, देव उठो, मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना बनाओ फिर सोना। पलक जिसे आज फिर भूख लग गई थी वो देव को जबरदस्ती सोते हुए उठा कर ले आई है। देव बेचारे को तो पलक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस पर गुस्सा तक नहीं कर पा रहा था और अपनी नींद में ही उसके लिए खाने को नूडल्स बनाने लगता है। देव खुद से बोला, ये लड़की जब से मेरे ज़िंदगी में आई है तब से इसने मेरा सोना हराम कर दिया है। मुझे तो उस बेचारे पे तरस आ रहा है जिस किसी से इसकी शादी होगी, पता नहीं बेचारी का क्या हाल होगा। और फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर में देव के नूडल्स बनकर तैयार हो जाते हैं और उन्हें पलक को देते बोला, ये लो मेरी माँ, इसे खा लो, लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। ये सुनकर पलक का मुँह बन जाता है और वो मुँह बनाते बोले, ये नूडल्स बनाकर तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे हराने की तुम्हारी सज़ा भी बाकी है, क्योंकि अपनी लाइफ में मैं आज पहली बार हारी हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से। पलक की आंखों में गुस्सा था, अभी साफ था, लेकिन ये गुस्सा वाला गुस्सा नहीं था बल्कि कुछ और ही था। देव का भी पलक की बात पर मुंह बन गया था और वो वहाँ किचन से चला जाता है, जिसके जाते ही पलक भी अपना मुंह बना लेती है, लेकिन फिर वो खुश होकर नूडल्स खाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की लालिमा धीरे धीरे धरती पर अपने पैर पसार रही थी और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। कमरे की खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। वही बेड में सो रही राधिका और उसके फेस रोशनी में सूरज से चमक रही थी। उसके फेस में एक अलग ही शांति और खुशी थी, जिसे कोई भी देखकर अपना सब कुछ भूल जाए। अधीर जो अभी अभी जिम से वापस आया था, वो जब राधिका को देखता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धक धक करके धड़कने लगता है। अधीर के कदम अपने आप ही राधिका की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी उसके कानों में राधिका की आवाज़ सुनाई दी, जो नींद में बड़बड़ा रही थी, आई लव यू जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। राधिका की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। इस वक्त उसके फेस में प्यारी सी स्माइल भी थी। वही अधीर जब ये सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो राधिका की बाहों में सो रहे मोंटी को देखती है। अधीर को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। राधिका नींद में भी मोंटी को नहीं भूल रही है। अब अधीर जनाब को कौन बताए कि राधिका मोंटी से नहीं बल्कि उसी से अपने प्यार का इजहार कर रही है। लेकिन सपनों में अधीर तो मोंटी को ही समझकर गुस्से से बाथरूम में चला जाता है और वो नहाकर रेडी होकर वो वहाँ से सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। राधिका जब सोकर उठती है तो वो कमरे में चारों तरफ देखती है, लेकिन अधीर उसे कहीं नहीं देखता। राधिका खुद से बोली, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए। पर जब राधिका की नज़र घड़ी पर जाती है तो एकदम से चिल्लाकर बेड से उठी। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं अब तक सो रही हूँ। राधिका जल्दी जल्दी उठती है और उठते हुए खुद से बड़बड़ाते जा रही थी, कितनी लेट हो गई आज मैं, पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। राधिका जल्दी जल्दी नहाकर रेडी होकर आती है और फिर तैयार होकर नीचे चली जाती है। राधिका जब नीचे आती है तो देखती है सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। राधिका को देखकर नंदिनी बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, आइए अब भी नाश्ता कर लीजिए। राधिका स्माइल करके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन राधिका की नज़र अभी अधीर की चेयर पर थी। वो खुद से बोली, ये कहाँ गए। नंदिनी राधिका को ऐसे देखती है तो उसे बोली, भाभी साहब भाई आज जल्दी ऑफिस चले गए हैं, उनकी कोई मीटिंग थी। राधिका इस पर कुछ नहीं बोलती और शांत होकर बैठ जाती है। सबके साथ नाश्ता करने के बाद राधिका ताराजी और मोहिनी जी के साथ थोड़ी देर बात करती है। तभी नंदिनी राधिका से बोली, भाभी साहब चलिए ना मेरे साथ, देखिए वो हमें ओम और पलक मिलकर परेशान कर रहे हैं। राधिका नंदिनी से बोली, क्यों क्या हुआ। नंदिनी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते बोली, आप खुद ही चलकर देख लो। नंदिनी राधिका को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर पलक अंश और ओम तीनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। राधिका उन्हें देखते बोली, कौन है जो मेरी ननद को परेशान कर रहा है। ये सुनकर सभी राधिका को देखते और फिर नंदिनी को। नंदिनी हंसते हुए उन तीनों की तरफ देखती और फिर नंदिनी से बोली, अरे भाभी साहब आप बैठो तो हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बोलते हुए नंदिनी राधिका को वहीं पर बिठा देती है। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पलक राधिका से एक्साइटेड होते हुए बोली, राधिका हम लोगों ने ना आज बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया
आया है, तो चलो हम सब चलते हैं। राधिका ये सुनकर पलक को हैरानी से देखते बोली, क्या घूमने, लेकिन कहाँ? तो पलक बोली, मेला। नंदिनी भी बोली, हाँ भाभी चलिए ना, हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे झूले भी है, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। राधिका ये सुनकर बोली, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे? ओम बोला, भाभी ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है, क्योंकि इसके लिए हमें भाई से परमिशन चाहिए और भाई को आप ही मना सकती है। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी सबके फोर्स करने पर वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अंश बोला, ठीक है तो फिर हम सबका मेला जाने का पक्का हुआ। जिससे सुन राधिका बोली, लेकिन मैंने उनसे बात कहाँ की है? अंश स्माइल करते बोला, तो क्या हुआ, आप बात कर लोगी, वैसे भी अधीर को कौन सा आपकी कही बात को टालना है। राधिका ये सुनकर अपने मन में बोली, ये लोग तो बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे मैं कोई मुमताज हूँ और शाहजहां मेरे बोलने पर ताजमहल बनवा दे। राधिका ये सब सोच रही थी। तभी पलक बोली, चलो तो फिर, और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जिस पर राधिका उसे रोकते बोली, एक मिनट, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो पलक बोली, जीजू की ऑफिस, और कहाँ? राधिका ये सुनकर हैरान रह जाती है। तभी नंदिनी बोली, भाभी साहब, भाई साहब आज ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, तो आप उनके लिए लंच लेकर जाइएगा, जिससे भाई आपसे खुश होकर हमें मेला जाने के लिए इजाज़त दे देंगे। ये सब बोलते हुए नंदिनी बहुत खुश हो रही थी। तभी राधिका बोली, अच्छा लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं क्या करूँगी? ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी पलक के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से राधिका के पास जाती है और उसके कान में कुछ बोलती है। राधिका जब पलक की बात सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है। पलक भी स्माइल करते बोली, मैंने तुमसे जैसा बोला है तुम बस वही करना, और फिर देखना जीजू कैसे तुम्हें मेला जाने के लिए इजाज़त नहीं देते। अरे वो तो तुम्हें अपना दिल निकाल के तक दे देंगे ऐसा करने पर। बेचारी राधिका तो बस हैरानी से अपनी बेशरम फ्रेंड को देख रही थी। राधिका खुद से बोली, क्या तुम सच में मेरी ही दोस्त हो? पलक खुश होते हुए, हाँ मेरी जान वही। ये तीनों इन दोनों को देख रहे थे। तभी नंदिनी पलक से बोली, पलक मुझे भी बताओ ना, तुमने भाभी से क्या बोला जिसके चलते भाई उन्हें कभी मना नहीं करेंगे? पलक इस पर नंदिनी की नाक को अपनी उंगली से टच करते हुए बोली, ये बड़ों की बात है बेटा, तुम अभी इसके लिए छोटी बच्ची हो। नंदिनी की ये सुनकर आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपने आप से बोली, क्या मैं कोई छोटी बच्ची लगती हूँ तुम्हें? लेकिन पलक नंदिनी को अवॉइड करती है और राधिका में लगी रहती है। तभी अंश नंदिनी से बोला, तुम चिंता मत करो जान, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोलोगी मैं वो सब मानूंगा। तुम्हें ऐसे सारे ट्रिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंदिनी ये सुनकर खुश हो जाती है और अंश को हक कर लेती है। राधिका भी ये सब देख रही थी तो पलक उससे बोली, तुम ये सब मत देखो, तुम मेरे साथ चलो। और राधिका को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वही ऑफिस में अधीर, जो अब भी राधिका से नाराज़ था, मुंह फुलाकर अपनी चेयर में बैठा हुआ था, लेकिन उसके साथ किसी और का भी मुंह फुला हुआ था। अधीर के सामने चेयर में बैठा देव अपनी आंखें छोटी करके अधीर को घूर कर देख रहा था। देव अपने मन में बोला, साला खुद को तो आराम करना नहीं है और ना दूसरों को करने देना है। बिना किसी काम के मुझे सुबह से अपने साथ ले आया और यहाँ पर अपने सामने ऐसे बिठा कर रखा है जैसे मैं इसकी कोई माशूका हूँ। ये बोलते हुए देव अपने अजीब अजीब मुंह बनाता है। तो अब क्या होगा आगे कहानी में फ्रेंड्स? तो ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।